नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए 2023 तैयारियों और चुनावी रणनीतियों को अंतिम रूप देने का है, क्योंकि 2024 में आम चुनाव होने हैं। बीजेपी ने आम चुनावों के मद्देनजर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चाल, चरित्र और चेहरे की घोषणा कर दी, लेकिन विपक्षी खेमे में अभी मंथन जारी है। एक बात जो विपक्षी खेमे में साफ और एक रूपता के साथ दिखाई देती है वो ये कि सब तैयार हैं ब्रांड मोदी और बीजेपी से टकराने के लिए, लेकिन कैसे, यही बड़ा सवाल है। फिलहाल जो सूरत सामने है वो ये कि एक ओर मोदी, दूसरी ओर कई प्रश्न, कितने मोर्चे, कितने नेता और कितने चेहरे। స్వాగతం పలుకుతూ ఈ సమావేశం आम चुनावों की उल्टी गिनती की कशमकश में कोशिश है कि दांव और चाल सीधी पड़े, जनता को अपने चश्मे में ऐसा उतारे कि बस बात बन जाए। कोई सियासी मोर्चा ऐसा बन जाए कि सत्ता का सिंहासन सध जाए, वोटों की बिसात पर हर पासा मन का पड़ जाए। विदेशी जर्सी पहनकर, विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं। पहली बार इस देश के अंदर एक उम्मीद की किरण जागने लगी है। इस देश के अंदर कुछ मुख्यमंत्री एक साथ आ रहे हैं, कुछ नेता, अखिलेश यादव जी जैसे नेता एक साथ आ रहे हैं, और अब हम सब मिलकर इस देश के विकास की चर्चा कर रहे हैं। आप अपने प्रदेश से हटाइए, यूपी से हम लोग मिलकर के उनको हटाने का काम करेंगे। जैसे मुंगेरी लाल को हसीन सपने आते थे, वैसे से अखिलेश यादव जी को आते। देश भर में चुनावी यात्राओं और पद यात्राओं का जोर है। कौन कैसे बन सकता है अगला पीएम, हर तरफ इन्हीं दावों का शोर है। आज दिल्ली में हमारी सरकार है, उनके एलजी हैं, केंद्र में उनकी सरकार है। कल अगर भगवान ने चाहा ऐसा भी हो सकता है कि केंद्र में हमारी सरकार हो। हम बस एक ही चीज चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा विपक्ष के लोग एकजुट हो और आगे बढ़े, वो देश के हित में। तो इसीलिए हम वही काम करते हैं, अपने लिए नहीं। जो सरकार अपने दिन गिनने लगे, जो सरकार अपने दिन बताने लगे, समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। अब तो 399 दिन बचे हैं। बीजेपी के लोग नफरत फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं। ये इस देश का तरीका नहीं है। ये विनती है, कहीं आत्मविश्वास इतना कि दिल मांगे मोर। बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनकर आएगी और मोदी जी फिर से इस देश से प्रधानमंत्री बनकर इस देश का नेतृत्व करेंगे। कहीं मन में कुछ और, दिल में कुछ और, जुबान पर कुछ और। जो 2014 में नहीं हो सका, जो 2019 में नहीं हो सका, वो 2024 में कर जाएंगे। इस संकल्प के साथ विपक्ष की राजनीति बढ़ तो रही है, लेकिन अलग अलग मुखिया हैं, अलग अलग सरदार हैं, सबकी अपनी सियासत है, सबकी आपस में अदावत है। दिखने को मोर्चों पर मोर्चे हैं, लेकिन विपक्ष के असली मोर्चे पर कौन है, इसी को लेकर विपक्ष में मोर्चाबंदी है। आमदनी ठंडी, खर्चा रुपया, ये वाली कुनीति लेकर के जो राजनीतिक दल चल रहे हैं, वे इस देश को भीतर से खोखला कर देंगे। 24 में चूंटनी आवानी छे। आखो देश मोदी साहेब ने फरीवार वडाप्रधान बनावा माटे तैयार बैठो छे। અને ગુજરાતનો આ સંદેશ
કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી અને દ્વારકાથી કામાખ્યા સુધી પહોંચ્યો છે મિત્રો કે 24માં ફરીવાર મોદી સાહેબ જ વડાપ્રધાન। तमिलनाडु का गवर्नर तमिलनाडु की सरकार को तंग कर रहा है, तेलंगाना का गवर्नर राव साहब को तंग कर रहा है, दिल्ली का गवर्नर मेरे को तंग कर रहा है, पंजाब का गवर्नर मान साहब को तंग कर रहा है। ये गवर्नर तंग नहीं कर रहे, मोदी साहब तंग कर रहे हैं। आज जरूरत है प्रोग्रेसिव नेताओं की, प्रोग्रेसिव सरकारों की, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने देश को पीछे कर दिया है हर चीज में, हम सब मिलकर के जो मंच पर बैठे हैं और प्रदेशों में भी हैं, जो साथ मिलकर के काम करेंगे तो देश को एक नई सरकार भी और नए तरह का एक प्रोग्रेसिव एजेंडा देकर के देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। सत्ता पाना है, मोदी बहाना है, असल में सबका सपना पीएम है। सबको शीर्ष सत्ता का ख्याल है, लेकिन फिर वही सवाल है कि मोदी के सामने कौन, मोदी की काट कौन, मोदी के चेहरे का विकल्प कौन। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल दी है और सरकार के कार्य करने की शैली भी बदल गई। 2024 की बड़ी लड़ाई से पहले 10 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हैं। जो समीकरण बन रहे हैं या बनते दिख रहे हैं, सियासी दलों के बीच वो कहां तक जाएंगे जब सबके आपस में हित टकराएंगे। फिलहाल अभी तो ये आंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, सत्ता और विपक्ष में, विपक्ष के अंदर ही पनप रहे विपक्ष में। विपक्षी खेमे में कई मोर्चे बन चुके हैं, अभी कई और भी बन सकते हैं, इसकी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। कहने को विपक्ष शब्द एक है, लेकिन हर दल का अपना अपना पक्ष है और अपनी अपनी राजनीति, अपना अपना वोट बैंक और अपनी अपनी महत्वाकांक्षा। जय भारत, जय बीआरएस, जय केसीआर। ये तस्वीर है मोर्चों की, ये तस्वीर है विपक्षी राजनीति की। मोर्चों पर मोर्चे बन रहे हैं। राजनीति में संकेत बहुत मायने रखते हैं और सुदूर दक्षिण में केसीआर की शक्ति प्रदर्शन रैली में हिंदी में लग रहे नारे कुछ इशारा भी कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने जिस तरह अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति किया है, वो संकेत है इस बात का कि मोर्चों की मोर्चाबंदी में केसीआर किसी के पीछे चलने के लिए तैयार नहीं। जय भारत, जय बीआरएस। हिंदी में नारों का संकेत भी साफ है कि उन्हें एक राज्य नहीं, कुछ सीटों की भागीदारी नहीं, पूरा देश चाहिए, पूरे देश की राजनीति चाहिए, वो भी अपने पीछे, अपने मोर्चे के झंडे के नीचे। भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग खत्म हुई है और उन्होंने कहा कि 400 दिन बाकी हैं। हमें तो लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं, अब तो वो स्वयं स्वीकार कर रही है कि अब 400 दिन हैं। पहली बार इस देश के अंदर एक उम्मीद की किरण जागने लगी है। इस देश के अंदर कुछ मुख्यमंत्री एक साथ आ रहे हैं, कुछ नेता, अखिलेश यादव जी जैसे नेता एक साथ आ रहे हैं और अब हम सब मिलकर इस देश के विकास की चर्चा कर रहे हैं। हम सब मिलकर अब राजनीति की चर्चा नहीं करते। इन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, जुमला। इन्होंने कहा था 15 लाख हर घर के खाते में आ जाएगा, जुमला। तो भारतीय जुमला पार्टी बीजेपी जो है वो देश को मिसलीड कर रही है। बहुत दिन नहीं हुए जब आम आदमी पार्टी मोदी के खिलाफ अपना अलग ही मोर्चा खोले हुए थी। विकल्प अल्प बताते हुए एक ही नाम केवलम केजरीवाल के दावे कर रही थी। केजरीवाल साहब को रोकने के लिए इन लोगों ने हमारे शिक्षा मंत्री के घर पे रेड कर दी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया। यही तो दो मॉडल थे जिसकी बात हम करते थे, शिक्षा मॉडल और स्वास्थ्य का मॉडल, एजुकेशन मॉडल और हेल्थ केयर का मॉडल।
और इसी को रोकने के लिए, केजरीवाल मॉडल को खत्म करने के लिए भाजपा ने हेल्थ मिनिस्टर को, हमारे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को जेल में बंद कर दिया, जो कई महीनों से जेल में बंद है, और मनीष सिसोदिया जी पर आज रेड कर उन्हें भी जेल में बंद करने की तैयारी है। आज नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन यह बात तो मोदी जी भी मानेंगे कि जिस फसल को काट के मोदी जी प्रधानमंत्री जी बने हैं, वो फसल मोदी जी ने नहीं बोई। 20-20, 25-25, 50-50 साल पहले, 100 साल पहले संघ के कार्यकर्ताओं ने बोई थी, भारतीय जनता पार्टी के कई पीढ़ी के नेताओं ने बोई थी, और उसके बाद आज जाके प्रधानमंत्री बने मोदी जी। मोदी जी की बोई हुई फसल नहीं है वो, जिसको वो काट रहे हैं। प्लान बदल गया आम आदमी पार्टी का, या मन में कुछ और चल रहा है, ये उसका नेतृत्व जाने। लेकिन यूपी में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से कन्नी काटने वाले अखिलेश भी केसीआर के मंच पर दिखे तो मोर्चे के रंग और गाढ़े हो गए। यही बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम किसानों की आय 2022 तक दोगुनी कर देंगे, किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी। हालांकि 2023 शुरू हो गया है, लेकिन मुझे तो ये लगता है किसान की तकलीफ और परेशानी को देख करके इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का 2022 अभी खत्म नहीं होगा, इनका 22 खत्म नहीं होगा। 23 आ गया, 24 आ जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था कि 22 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, वो अभी दोगुनी नहीं हुई है। अगर यही मान लिया जाए कि केसीआर का मोर्चा ही लड़ेगा 2024 में मोदी से, तो ये ठीक नहीं होगा। फिर नीतीश के उस मोर्चे का क्या होगा जो वो बिहार में महागठबंधन वाले फॉर्मूले को लेकर बनाना चाहते हैं। हम सब लोग पूरे देश में सब जो है लेफ्ट पार्टी, जो स्थानीय पार्टियां हैं डिफरेंट राज्यों में, कांग्रेस, सब अगर एक साथ मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। नीतीश आरजेडी के साथ नए पार्टनर तलाश रहे हैं। 2025 के विधानसभा चुनावों की कमान तेजस्वी को सौंपने का ऐलान कर चुके हैं। फिर राष्ट्रीय राजनीति में किधर का रुख करेंगे, ये 2024 के चुनावों की मोर्चाबंदी से तय होगा। उम्मीद तो होगी ही कि मोर्चों के बीच उनका चेहरा सुशासन के रूप में स्वीकार कर लिया जाए, तो एक प्रभावी मोर्चा भी बन जाए। कांग्रेस ने नेतृत्व खड़गे को सौंपा और भारत जोड़ो यात्रा के जरिए विपक्ष का आह्वान किया। लगा कि अब की एक राष्ट्रीय मोर्चा बन ही जाएगा, लेकिन दक्षिण में स्टालिन, कनिमोझी और महाराष्ट्र में ठाकरे पवार मिले। जम्मू कश्मीर से फारूक मिले, लेकिन यूपी बिहार आते आते साथी न सिर्फ छिटक गए बल्कि आमने सामने आ गए। भावना से, हमारी भावना उनके यात्रा से है। हमें कोई इनविटेशन नहीं मिला। हमारी पार्टी का सिद्धांत अलग है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं। अखिलेश जी की भी जगह है और उनको ये ऑप्शन, मतलब बोलने का ऑप्शन मिलना चाहिए, और उनका पर्सपेक्टिव है वो उनके लिए ठीक है। हमारा पर्सपेक्टिव है कि हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ है, विचारधारा की लड़ाई है, पुरानी लड़ाई है, और इसको हम जीतेंगे। अब ये सारे मोर्चे पहले आपस में कैसे मोर्चा लेंगे? कैसे कोई मोर्चा सबको स्वीकार्य मोर्चा होगा? मोर्चों की परेशानी यही है। दीदी अभी खामोश है, वो बोलेंगी तो क्या एक और मोर्चा मिलेगा? मोर्चों के सामने आधिकारिकता का यही सवाल सबसे बड़ा है। मोर्चे बनते हैं, कुछ दिन नेता गरजते हैं, तगड़ी प्लानिंग भी दिखती है, लेकिन आखिर में फिर राष्ट्रीय स्तर पर कोई सहमति क्यों नहीं बन पाती? मन नहीं मिल पाता, या दिल, या फिर आड़े आ जाती है अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा? 2024 के लिए फिर इस बार कैसे बनेगी विपक्ष की बात? मैं बैठा हुआ हूँ, आप भी बैठिए आराम से, बैठिए प्लीज। इसका नाम लिया तो आप बैठिए, अब चलिए रे, झूठ मूठ किया। दल मिलते हैं, लेकिन क्या दिल भी मिलते हैं? ये उसी की एक तस्वीर है। चक्कर में मत करेंगे। केसीआर कुछ समय पहले समर्थन लेने पटना आए थे,
लेकिन तस्वीर बता रही है कि सब कभी हाँ कभी ना में बीत गए। अब इसके चक्कर में मत रहेंगे। केसीआर ने जब तेलंगाना के खम्मम में विपक्षी मोर्चा जुटाया तो नीतीश को निमंत्रण ही नहीं भेजा। नीतीश एनडीए से अलग हुए इस ख्वाहिश में कि विपक्षी एकता का तूफान ला देंगे, विपक्षी आक्रोश की आंधी ला देंगे। दिल्ली के चक्कर भी लगाया, कोई मिला कोई नहीं मिला। केसीआर ने भी मंच पर नहीं बुलाया। नीतीश तो छोड़िए, आरजेडी को भी ग्रीन सिग्नल ही दिया। केसीआर मीटिंग हमको नहीं पता है, हम तो दूसरे काम में लगे हुए हैं। कोई अपनी पार्टी की मीटिंग करता है तो जिन लोगों को भी बुलाता है, तो कोई अगर इनको मौका होगा गए होंगे, वो सब तो कोई ऐसी बात ही नहीं। इसी तरह भारत जोड़ने के साथ सियासत के सूत्र जोड़ने पद यात्रा पर निकले राहुल गांधी को यूपी में अखिलेश का साथ नहीं मिला। मायावती ने भी दूर से धन्यवाद कर दिया। लेकिन यही अखिलेश केसीआर के मंच पर पहुंचे तो साफ हो गया कि अखिलेश कांग्रेस मुक्त मोर्चे के हिमायती हैं। मैं इस ऐतिहासिक धरती पर, खम्मम की ऐतिहासिक धरती पर, मैं आदरणीय केसीआर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि यहां पर इतनी बड़ी संख्या में आपने बुला करके पूरे देश को एक संदेश देने का काम किया है। अब विपक्ष की एक और उलझन को ऐसे समझिए कि बिहार में कांग्रेस जेडीयू और आरजेडी के साथ है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में कोई साथ नहीं आया। नीतीश ने तो इसे कांग्रेस का व्यक्तिगत कार्यक्रम बताकर किनारा कर लिया। ये हर पार्टी को कोई कार्यक्रम करने का अधिकार, उससे हमको क्या मतलब? सब पार्टी अपना अपना कार्यक्रम करते रहती है, कोई खास बात नहीं। लेकिन यही नीतीश कुमार जब दिल्ली गए और कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करके नए गठबंधन के समीकरण तय करने की कवायद शुरू की तो खाली हाथ लौटना पड़ा। विपक्ष की तस्वीर को अब ऐसे और स्पष्ट करते हैं। नीतीश आरजेडी कांग्रेस युक्त मोर्चा चाहते हैं, लेकिन बिहार में कांग्रेस की यात्रा को तवज्जो नहीं। केसीआर कांग्रेस मुक्त मोर्चा चाहते हैं, लेकिन जातिगत राजनीति के बड़े केंद्र और हिंदी भाषी बिहार के नेताओं को तवज्जो नहीं। कांग्रेस अपने नेतृत्व में एक राय बनाना चाहती है और उसे अन्य दलों की भूमिका सहयोगी पार्टी की तरह चाहिए। आम आदमी पार्टी खुद केजरीवाल को पीएम मटेरियल बताती है, लेकिन उसे भी कांग्रेस मुक्त मोर्चे में दिलचस्पी है। शिवसेना, एनसीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का रुझान कांग्रेस की तरफ है, लेकिन उनकी अपीलें राज्य स्तर की राजनीति में कारगर नहीं। बात इतनी सी है कि केंद्र में मोदी से टकराने की तैयारी सब करना चाहते हैं, लेकिन बिहार में जिस जगह पर जेडीयू आरजेडी लीड रोल में है, वो कांग्रेस से छीनी गई जमीन है। केजरीवाल जिस दिल्ली और पंजाब में सत्ता में है, वो भी कांग्रेस से छीनी गई जमीन है। यूपी में समाजवादी पार्टी या बीएसपी के पास जो राजनीतिक ताकत है, वो कभी किसी हद तक कांग्रेस के साथ थी। केसीआर खुद को राष्ट्रीय भूमिका में देखना चाहते हैं, तो कांग्रेस का नेतृत्व उन्हें स्वीकार नहीं। तस्वीरों और बयानों से ज्यादा पार्टी नेताओं की भाव भंगिमाएं इशारा कर रही हैं कि दल मिलते हैं, मिलते रहेंगे, लेकिन दिल भी मिलेंगे, ये भविष्य की बात है। विपक्ष की तरफ से टीमें तो तैयार हैं, लेकिन उनमें अभी आपस में सेमीफाइनल और फाइनल होना बाकी है। फिर कौन बनेगा विपक्ष का कप्तान? कोई एक कप्तान बनेगा भी या नहीं बनेगा, इसका फैसला हो जाएगा। लेकिन अभी कठिन दिख रही है डगर विपक्ष के चुनावी पथ की। सामने है लोकप्रियता के शिखर पर बैठे नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ अपने अपने मिशन के साथ अपने अपने दल के मुखिया। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। कोई भी नाटकबाजी व जुमलेबाजी आदि काम में आने वाली नहीं है। ममता मेघालय में बीजेपी को ललकार रही है, लेकिन अभी किसी के साथ नहीं। This 5 years you did nothing, and I came Meghalaya because I love Meghalaya. यूपी में बीएसपी ने स्पष्ट कर दिया, किसी का साथ नहीं मंजूर, अपने दम पर अकेले चलेंगे। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मध्य प्रदेश में यहाँ विधानसभा का आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर ही लड़ा है। केसीआर ने बता ही दिया कि वो अलग है, उनकी रणनीति भी अलग है। कुछ अन्य मित्र है जिनसे भी मेरा बात हुआ है, वो लोग भी कह रहे हैं मिलकर बात करते हैं। बहुत ही लोगों को जोड़ना पड़ेगा हमारे साथ। एक दो पार्टी या एक दो लोगों से होने वाली बात नहीं, कई लोगों को और जोड़ना पड़ेगा। उसके तहत उसको लेके एक कट्टर पॉलिटिकल विल के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे।
विपक्ष का अगर यही मिजाज 2024 तक रहता है तो पुराने चुनावी इतिहास को देखते हुए ये कयास लगाना मुश्किल नहीं होगा कि विपक्ष की चुनिंदा मोर्चेबंदी से बीजेपी को कम और कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होने के आसार हैं। और अगर नुकसान कांग्रेस को अधिक हुआ तो फायदा किसे होगा? निसंदेह बीजेपी को। आपका ये उत्साह बता रहा है कि यूपी में अगले 5 चरणों में भी बीजेपी का ही परचम लहराएगा। मई 2018 की ये तस्वीर देखिए, जब कर्नाटक में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी। कांग्रेस और जेडीएस ने हाथ मिलाया था और कुमारस्वामी की सरकार बनी थी। इस मौके पर तमाम विपक्षी दलों के नेता एक मंच पर नजर आए थे, लेकिन 2019 लोकसभा का चुनाव आते आते ये एकता बिखर गई थी और फायदा बीजेपी को मिला था। ये भी देखा गया है कि हाल के कुछ चुनावों में जिन राज्यों में कांग्रेस बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई है, वहाँ क्षेत्रीय दलों की उम्मीदवारी से कहीं न कहीं बीजेपी को ही फायदा मिलता है। गुजरात और उत्तराखंड इसके उदाहरण हैं। भाजपा का बढ़ता जन समर्थन ये दिखाता है कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जहां पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को 2024 के चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का संदेश दिया, उन वर्गों को भी साथ जोड़ने का मंत्र दिया है जो बीजेपी को वोट नहीं देते। वहीं विपक्ष के नेता सबको साथ लेने के बजाय चुनिंदा मोर्चेबंदी में जुटे। राजनीतिक दलों में वन मैन शो की परंपरा चल निकली है। ऐसे में गठबंधन तो ठीक, लेकिन मन की गांठों का क्या? समूचा विपक्ष अपने अपने हितों को छोड़कर साथ आए तो शायद कोई बात बने। 2023 यानी सत्ता के सेमीफाइनल का साल। विपक्ष को अभी फाइनल की लड़ाई के लिए खुद को तैयार करना है। नेता, नीति और नियति को चुनना है, लेकिन बीजेपी अपना चुनावी अभियान विधिवत रूप से शुरू कर चुकी है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक बीजेपी मोदी मंत्र लेकर चुनावी संग्राम में कूद चुकी है। देश के सामने कोई चुनौती होती है तो देश की जनता का भरोसा भाजपा पर होता है। बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनकर आएगी और मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनकर इस देश का नेतृत्व करेंगे। इसका हम सबको भरोसा है। देखिए, ये जरूर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चुनाव में 400 दिन है, तो हमारे इस कार्यकाल की सेवा के लिए हमारे पास 400 दिन शेष है। ये 400 दिन हम मतदाताओं की पूरी सेवा करें। उन्होंने स्पेसिफिक ये समाज या वो समाज ऐसा न कहते हुए सारे समाज, जितने मार्जिनलाइज समाज है, सबका उल्लेख किया। विपक्ष में यात्राएं चल रही हैं, विचार चल रहे हैं, तीर तलवार चल रहे हैं। बीजेपी सीट, शक्ति और सामर्थ्य की रणनीति लेकर मैदान में। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री मोदी ने जीत का मंत्र फूंक दिया।
सबका साथ सबका विश्वास की बात से आगे बढ़ते हुए मुस्लिम समाज के वंचित वर्ग से पार्टी को मजबूती से जोड़ने का होमवर्क नेताओं को दे दिया। सियासी हलचल मची है क्योंकि बात कई पार्टियों के पारंपरिक वोट बैंक की है। ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है उन पर। हम लोग यहाँ 122 दिन से कन्याकुमारी से रोज 23-24 किलोमीटर चल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि उनके वर्करों को सभी वर्गों में जाना चाहिए, तो कम से कम उनके बयान से ये तो स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी एक वर्ग में नहीं जाती है। बीजेपी ने आजमगढ़ लोकसभा सीट के उपचुनाव और रामपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज की तो बड़ा इशारा मिल गया। मुस्लिम वोट को अक्सर बीजेपी का विरोधी माना जाता है, लेकिन मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर विजय ने नया सियासी समीकरण बीजेपी को समझा दिया। प्रतिक्रिया मुस्लिम समाज से भी आई। मैं सबसे बड़ी बात स्वागत करता हूं प्रधानमंत्री जी का कि 78 साल बाद इस समाज का ख्याल आया। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं जी, बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। 75 साल हो गया। हाँ, प्रधानमंत्री जी जो कहे हैं इससे बड़ी खुशी हुई है हम लोगों को। हाँ, उनका नारा जो है था जो है सबका साथ सबका विकास, हाँ सबका विश्वास, इसको लेके चलेंगे और सबको एक नज़र देखेंगे। तो इससे जो है पसमादा और समाज को जो खुशी होगी और समाज की भलाई के लिए काम करें। अगर प्रधानमंत्री की नीयत सही है तो सबसे पहले उनको लोकसभा में, राज्यसभा में, काउंसिल में, विधानसभा में और सबसे बड़ी बात है कि सरकार में उनको स्थान दें। अगर वो सही मानों में पसमानदा और जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए उनके मन में, उनके दिल में कोई जगह है, हमदर्दी है, तो पहले ये करके वो दिखाएं। ये सिर्फ चुनाव में लोगों को भ्रमित करने के लिए इस तरह की बातें करने का कोई अर्थ नहीं है। मुस्लिम वोटर्स के बीच बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जाने और उन्हें खुद से जोड़ने का मोदी मंत्र इसीलिए बीजेपी को आत्मविश्वास में भर देता है, क्योंकि अब तक विपक्षी दलों की बड़ी ताकत मुस्लिम वर्ग का वोट बैंक है। अगर बीजेपी इस बार इसमें सेंध लगाने में कामयाब हो गई तो 2024 में बीजेपी की बढ़त विपक्ष पर और भी बढ़ सकती है। जिसकी नींव आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति में रखा है और वह है विकासवाद, विकास की कहानी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को लेकर जिस अथक प्रयास के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात की जनता, देश की जनता की सेवा की है, वह हमको प्रचंड जीत में दिखती हुई दिखाई देती है। बीजेपी को 2009 में आम चुनावों में 4% मुस्लिम वोट मिले थे। 2014-2019 में 8% वोट। 2024 के आम चुनावों में अगर मुस्लिम मत प्रतिशत बीजेपी के पक्ष में थोड़ा भी बढ़ा तो विपक्ष के लिए चिंता की बात होगी। हिंसा, नफरत, डर की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तमाम मेन स्ट्रीम पार्टी जो नॉन बीजेपी हैं तकरीबन वो स्वागत कर रही है, जुड़ रही है। जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार आधी अधूरी एकता के पक्षधर नहीं है। न्याय और अहिंसा का संदेश सिर्फ मौखिक रूप से नहीं हो सकता। बीजेपी को फायदा सीटों के स्तर पर भले ही कम हो, लेकिन विपक्षी दलों को नुकसान अधिक हो जाएगा। तो पहला तो स्टेप यही होना चाहिए कि एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन होने चाहिए कि किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ कोई भी लीडर स्टेटमेंट ना दे और सभी को जोड़ने की कोशिश की। 2024 के मोदी एजेंडे में पसमानदा, बोहरा समाज के मुस्लिमों के अलावा वंचित वर्ग के लोग भी हैं। पहली बार वोट डालने वाले नौजवानों के सामने शासन, सेवा और संकल्प का भाव पहुंचाना भी इसी में शामिल है। नजर है नए वोट बैंक पर
ताकि 2024 में हैट्रिक लगे तो जोरदार। वैसे देखा जाए तो मोर्चे और गठबंधन में फर्क होता है। मोर्चा होता है समान विचारधारा को साथ लेकर एक फ्रंट तैयार करना, जो बिना चुनाव भी दलों के बीच देखा जा सकता है, और गठबंधन होता है सत्ता के लिए जो चुनावों बाद प्रतिकूल परिणाम आने पर बिखर भी जाता है या अनुकूल परिणाम आने पर बना भी रह सकता है। मौजूदा राजनीति में मोर्चे और गठबंधन दोनों को लेकर विपक्ष फिलहाल कमजोर दिखता है। वैसे एक सवाल यह भी उठता है कि क्या मोर्चा या गठबंधन बनने से दल अपने वोट बैंक को भी एक दूसरे के पक्ष में शिफ्ट करा पाते हैं या केवल नेताओं के बीच ही वो समीकरण दिखता है। मायावती ने 2024 में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है तो उसके पीछे वोट बैंक की बड़ी सोच है। उनका मानना है कि जब जब उनकी पार्टी ने कांग्रेस या एसपी के साथ गठजोड़ किया है तब तब उनका वोट बैंक तो दूसरी तरफ शिफ्ट हुआ, लेकिन उनकी पार्टी को उसका फायदा नहीं मिला। चुनाव में सपा का बेस वोट अर्थात यादव समाज अपने यादव बाहुल्य, जहां पर इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, अपने यादव बाहुल्य सीटों पर भी सपा के साथ पूरी मजबूती के साथ टिका हुआ नहीं रह सका है। अर्थात अंदर अंदर ना जाने किस बात की नाराजगी के तहत भीतरघात किया है और सपा के खासकर यादव बाहुल्य सीटों पर भी सपा के मजबूत उम्मीदवारों को भी हरा दिया है कि जब सपा का बेस वोट खुद सपा की खास सीटों पर ही छिटक गया है तो फिर उन्होंने बीएसपी को अपना वोट कैसे दिया होगा, यहाँ ये भी सोचने की बात है। सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी बीएसपी जो है। समाजवादी पार्टी का भी यही मत था कि 2019 के लोकसभा चुनावों में गठबंधन के बावजूद उन्हें बीएसपी का कोर वोट नहीं मिला, जिसके चलते लोकसभा में उनकी पार्टी को फायदा नहीं हो सका। ठीक है, ट्रायल होता है, कई बार नहीं आप कामयाब होते हैं, लेकिन कम से कम आपको कमी पता लग जाती है। जहां तक सवाल गठबंधन का है, अकेले लड़ने का है, क्योंकि अब रास्ता राजनीति में खुला है और अगर गठबंधन में उपचुनाव में अकेले लड़ रहे हैं तो मैं पार्टी के सभी नेताओं से राय मशवरा कर करके कि आगे आने वाले समय में क्या रणनीति बने उस दिशा में काम करेंगे। हाल ही में हुए बिहार के उपचुनावों में ये बात और स्पष्ट रूप से निकलकर सामने आती है। गोपालगंज सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और मोकामा में पहली बार चुनाव लड़ने पर सिर्फ 16,000 वोटों से हारी। ये माना जा रहा है कि जेडीयू और आरजेडी के साथ कांग्रेस भी जुड़ी है, फिर भी बीजेपी को जीत मिली। इसका एक कारण ये है कि जेडीयू का वोट बैंक बीजेपी को शिफ्ट हो गया। वास्तव में ये नरेंद्र मोदी से पैनिक में ये लोग हैं, लोग डरे हुए घबराए हुए हैं और नरेंद्र मोदी के डर से इन लोगों ने आपस का गठबंधन किया। यानी ये तो तय है कि नेता लंबी राजनीति के आधार पर वोट बैंक तैयार तो करते हैं, लेकिन जनता का मत किधर रहेगा ये जनता ही तय करती है। मोर्चे और गठबंधन राजनीतिक वोट शेयर और सीटों के आंकड़ों पर बहस तो कराते हैं, लेकिन परिणाम कितना बदल पाते हैं ये चुनावी इतिहास में दर्ज है। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में 24 दलों के साथ गठबंधन की सरकार बनाई। उसके बाद यूपीए पार्ट 1, यूपीए पार्ट 2 की सरकार भी गठबंधन के साथ चली, लेकिन 2014 के बाद से मोर्चे और गठबंधन की सियासत बदल गई। केंद्रीय राजनीति में मोदी युग शुरू होने के बाद से राजनीति का मिजाज बदला। 2017 में न यूपी के 2 लड़कों का विरोधी मोर्चा कुछ कमाल दिखा पाया, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, न ब्रिगेड मैदान में पिछले 1 दशक का जुटा सबसे बड़ा सियासी मोर्चा आम चुनावों की कोई तस्वीर बदल पाया। कभी कभी किसी राज्य में सत्ता परिवर्तन या दूसरे मौकों पर विपक्षी नेता जुटते हैं तो लगता है राजनीति कोई नई करवट लेने को है, लेकिन चुनावों के परिणाम सारे कयासों को थाम देते हैं।
मोर्चों और गठबंधनों की कई कोशिशें फिर से जारी थी। उद्देश्य सत्ता परिवर्तन है, लेकिन उससे पहले अग्नि परीक्षा खुद में एकजुट होने की। आम चुनाव ज्यादा दूर नहीं, लेकिन पल पल बदलती राजनीति इशारा कर रही है कि अभी कई रंग देखना बाकी है। श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।